हेलो बच्चों, एसवी चिल्ड्रन एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और हम लोग एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के अंदर जो है मृदा वाला लेसन पढ़ रहे थे। और मृदा के अंदर हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था खनिज। तो खनिजों का हम लोगों ने वर्गीकरण अभी तक पढ़ा था और उसमें मैं आपको एक वर्गीकरण पढ़ा चुका हूँ जिसके अंदर हमने खनिजों को वर्गीकृत किया था भौतिक रूप से। अब दूसरा रूप जो है, दूसरा वर्गीकरण जो है वो वर्गीकरण है रासायनिक संगठन के आधार पर। तो अगर मैं बात करूं रासायनिक संगठन के आधार पर, तो खनिज जो है वो लगभग 7 प्रकार के होते हैं। 7 प्रकार हैं और फिर उनको आगे बांटा गया। तो हम उन 7 प्रकार के बारे में बात करेंगे कि वो कौन कौन से प्रकार हैं। सबसे पहला जो है प्रकार वो है तत्व। तत्व का मतलब ये है कि कुछ खनिज इस प्रकार के हैं जो जिस रूप में हैं उसी रूप में वो पाए जाते हैं। जैसे इसका उदाहरण है हीरा। हीरा तो हीरा जो है वो जैसा हम उसको देखते हैं रासायनिक रूप से वो वैसा ही हमें खनिज के रूप में प्राप्त होता है। हालांकि हीरे को बाद में तराशा जाता है, उसकी आकृति में बदलाव लाया जाता है, लेकिन आपको याद रखना है कि हीरा जो है जैसा है वैसा का वैसा ही जमीन में से निकलता है, खनिज के रूप में निकलता है। तो हीरा हुआ, गंधक हुआ, ये वो खनिज हैं जो कि तत्व के रूप में भूमि में से हमें प्राप्त होते हैं। क्लियर? फिर दूसरा जो खनिज है, दूसरा जो प्रकार है वो है ऑक्साइड। ऑक्साइड का मतलब ये हुआ कि कुछ खनिज इस प्रकार के हैं जब वो खान में से या माइंस में से हमें प्राप्त होते हैं तो वो ऑक्साइड के रूप में होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो खनिज जो है ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्साइड बना लेते हैं। जैसे मैं इसका आपको एग्जांपल बताता हूं। ये फार्मूला है हेमेटाइट का। तो हेमेटाइट जो है ये वास्तव में इससे हमें लोहा प्राप्त होता है। ठीक है, अब ये लोहा जो है वो किसके साथ संयोग किए हुए है? ऑक्सीजन के साथ। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑक्साइड के रूप में हमें भूमि से प्राप्त होगा। तो मतलब ये हुआ कि हेमेटाइट जो है वो किस प्रकार का खनिज है? ऑक्साइड खनिज है, यानी कि ये ऑक्सीजन के साथ संयोग करके और इस अवस्था में भूमि में पाया जाता है। इसके अलावा हेमेटाइट के अलावा आपको उदाहरण याद रख लेने हैं। क्वार्ट्ज हुआ, क्वार्ट्ज के अलावा मैग्नेटाइट हुआ, मैग्नेटाइट के अलावा इसमें लाइमोनाइट हो जाता है। तो ये देखिए कुछ उदाहरण हैं जो कि ऑक्साइड के रूप में भूमि के अंदर पाए जाते हैं और इसी रूप में हमें ये प्राप्त होते हैं। फिर उसके बाद में तीसरा इसके अंदर आता है कार्बोनेट। कार्बोनेट का सीधा सा फॉर्मूला अपन जानते हैं कि कार्बोनेट देखो ये होता है CO3 जो है वो कार्बोनेट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कार्बोनेट खनिज जो है वो होंगे जो कार्बोनेट के साथ जुड़ी हुई अवस्था में या संयोजित अवस्था में भूमि के अंदर पाए जाते हैं। जैसे इसके उदाहरण कैल्साइट। तो कैल्साइट जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है? CaCO3। मतलब ये हुआ कि कैल्शियम जो है कार्बोनेट के साथ संयोग किए हुए है और ये इस अवस्था में भूमि के अंदर पाया जाता है कैल्साइट। तो ये कार्बोनेट हो जाएगा ना, ये देखो, क्योंकि इसके साथ कार्बोनेट है। ये ऑक्साइड इसलिए है क्योंकि इसके साथ ऑक्साइड है। ये तत्व इसलिए है क्योंकि ये जैसा है वैसा का वैसा ही भूमि में पाया जाता है। कैल्साइट के अलावा डोलोमाइट, डोलोमाइट के अलावा इसमें आ जाएगा मैग्नेसाइट।
साइट, है ना। तो ये इसके उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, 3 प्रकार मैंने आपको अभी तक बताए हैं। हम लोग खनिजों को रासायनिक आधार पर बांट रहे हैं और रासायनिक आधार पर खनिज जो है वो कितने प्रकार के हैं? 7 प्रकार के हैं, जिनमें से 3 मैंने आपको अभी तक बताए। फिर उसके बाद में चौथा वर्ग जो आता है वो है फेल्सपार वर्ग। अब ये फेल्सपार वर्ग जो है ये क्या है, इसको हम आगे फिर 1-2 भागों के अंदर डिवाइड करेंगे। तो देखिए फेल्सपार वर्ग जो है वो क्या है, एक्चुअल में फेल्सपार वर्ग जो है उसमें जो खनिज हैं वो अम्लीय चट्टानों से निर्मित होते हैं। अम्लीय चट्टानों से निर्मित होते हैं। आपने एग्रीकल्चर में पोटाश का नाम सुना होगा, तो पोटाश जो है वो फेल्सपार वर्ग जो है उसी से ही प्राप्त होता है। फेल्सपार वर्ग जो है इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। ये एक्चुअल में ये जो है फेल्सपार के दूसरे भाग की मैंने आपको बात बताई है। फेल्सपार जो है इसका एक वर्ग है ऑर्थोक्लेज फेल्सपार, ऑर्थोक्लेज फेल्सपार। तो ये सारी चीजें ऑर्थोक्लेज फेल्सपार के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है ना, फेल्सपार को हमने 2 भागों में बांटा और पहले की ये मैं आपको बात बता रहा हूं। तो पोटाश जो है ये किससे, फेल्सपार वर्ग से प्राप्त होती है या ऑर्थोक्लेज वर्ग से प्राप्त होती है? इसी से प्राप्त होती है। क्लियर है? दूसरी बात, आपने क्ले का नाम सुना होगा, क्ले, ठीक है, जिसको मृत्तिका कहा जाता है। तो क्ले जो है, क्ले जो है, क्ले से संबंधित जो खनिज हैं वो भी किससे निर्मित होते हैं? ऑर्थोक्लेज फेल्सपार से निर्मित होते हैं। क्लियर है? दूसरा भाग, पहला ऑर्थोक्लेज फेल्सपार हुआ, दूसरा हुआ इसका प्लेजियोक्लेज फेल्सपार। तो प्लेजियोक्लेज फेल्सपार जो है इसके अंदर भी अलग अलग मैं कुछ एग्जांपल आपको बता रहा हूं। हालांकि आपको केमिकल फॉर्मूले पढ़ लेने हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं है, तो जस्ट आपको एक बार रीड इसको कर लेना है। तो देखिए, कैल्शियम फेल्सपार, ठीक, सोडियम फेल्सपार, ठीक, और तीसरा इसका उदाहरण हो जाएगा सोडालाइम फेल्सपार, ठीक है, सोडालाइम फेल्सपार। तो ये इसके अंदर ये इसके उदाहरण है। फेल्सपार वर्ग के बाद जो नेक्स्ट वर्ग आता है, 5वां वर्ग, वो है हमारा माइका। माइका, क्लियर? माइका वर्ग। तो माइका वर्ग जो है इनकी जो रचना है अति संकीर्ण होती है, मतलब कि अति सूक्ष्म होती है। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए कि ये है क्या, ये खनिज पोटेशियम, पोटेशियम का नाम सुना होगा, हाइड्रोजन, आयरन, मैग्नीशियम, लिथियम के एल्यूमिनो सी
सिलिकेट होते हैं। एल्यूमिनो सिलिकेट होते हैं, ठीक है, एल्यूमिनो सिलिकेट होते हैं। इसका मतलब ये हुआ एल्यूमिनो सिलिकेट किसको कहा जाता है? एक्चुअली में सिलिकेट की जो यूनिट है SiO4 होती है। हमने याद करो, हमने सिलिका पढ़ा हुआ है, SiO2 सिलिका। सिलिका से ही सिलिकेट बनते हैं और सिलिकेट के अंदर जब हम एल्युमिनियम डाल देते हैं तो वो एल्युमिनियम सिलिकेट बन जाता है। और एल्युमिनियम सिलिकेट के अंदर जब हम पोटेशियम या हाइड्रोजन या आयरन या मैग्नीशियम या लिथियम डाल देते हैं तो फिर वो माइका वर्ग बन जाता है। क्लियर है ना? तो ये आपको इस प्रकार से समझ लेना है। तो ये इसका 5वां वर्ग होता है। अब जो माइका जो है, माइका वर्ग जो है, इसको फिर हम आगे अलग अलग भागों में बांटेंगे, ठीक है। ये सारी बातें आपने नोट करते जाना साथ साथ। तो देखिए माइका वर्ग जो है फिर ये 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है मस्कोवाइट, मस्कोवाइट, ठीक, हिंदी में हम इसको सफेद माइका भी कहते हैं, सफेद माइका, ठीक है। अब ये मस्कोवाइट है क्या बेसिकली? तो ये पोटेशियम एल्यूमिनो सिलिकेट होते हैं, पोटेशियम एल्यूमिनो सिलिकेट होते हैं। क्लियर है? मस्कोवाइट जितने भी आ जाएंगे वो सारे के सारे पोटेशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट के अंदर काउंट होंगे, ठीक है। दूसरे प्रकार के कौन से हैं? दूसरा प्रकार देखिए बायोटाइट। बायोटाइट, क्लिक। बायोटाइट जो है इसको काली माइका भी कहते हैं, ठीक है। जैसे वो सफेद माइका था तो ये काली माइका होगा। और ये जो है ये पोटेशियम एल्यूमिनियम मैग्नीशियम आयरन इसके एल्यूमिनो सिलिकेट, ठीक है, एल्यूमिनो सिलिकेट होते हैं। तो ये आपको इसमें ये याद रखना है, ठीक है, इसको नोट कर लेना साथ साथ। फिर इसके बाद ये इसका 6वां वर्ग यहां पर कंप्लीट हो जाता है, सॉरी 5वां। 6वां वर्ग जो है वो है एपेटाइट वर्ग, एपेटाइट वर्ग, ठीक है। तो एपेटाइट वर्ग जो है वो क्या चीज है? एक्चुअल में एपेटाइट वर्ग जो है वो क्रिस्टलीय है, क्रिस्टलीय कैल्शियम फॉस्फेट को कहते हैं। क्रिस्टलीय कैल्शियम फॉस्फेट, क्लियर? क्रिस्टलीय कैल्शियम फॉस्फेट को कहा जाता है। एक्चुअल में ये वर्ग जो है वो मृदा फॉस्फेट का स्रोत है, मृदा फॉस्फेट का स्रोत है। समझ में आया? तो ये एपेटाइट वर्ग इसके अंदर हो जाएगा। फिर 7वां वर्ग जो है उसको हम बोलते हैं हॉर्नब्लैंड वर्ग, हॉर्नब्लैंड। तो हॉर्नब्लैंड वर्ग जो है वो देखिए क्या होता है, इसमें हॉर्नब्लैंड वर्ग के अंदर, इसको भी हम आगे इसके अंदर अलग अलग जो है वो प्रकार हैं। तो इसमें देखो एल्यूमिनो सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट, मैग्नीशियम सिलिकेट और आयरन सिलिकेट आते हैं। तो हॉर्नब्लैंड वर्ग जो है इसकी खासियत ये है कि सारे के सारे क्या हैं? सिलिकेट हैं। और इसके अंदर जो सिलिकेट है उनको अलग अलग भागों में बांटा जा सकता है। जैसे वो कैल्शियम सिलिकेट होंगे, कैल्शियम सिलिकेट के अलावा
ये होंगे मैग्नीशियम सिलिकेट, मैग्नीशियम सिलिकेट, मैग्नीशियम सिलिकेट के अलावा इसके अंदर आ जाएगा आयरन सिलिकेट। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके अंदर जो सिलिकेट के एग्जाम्पल इसके अंदर आ जाएंगे। तो इसको हम कहते हैं हॉर्न ब्लेंड। तो मैंने आपको 7 प्रकार बता दिए हैं खनिजों के। खनिजों के अंदर सबसे पहला हमने तत्व पढ़ा था, तत्व के बाद में ऑक्साइड पढ़ा था, ऑक्साइड के बाद में हमने कार्बोनेट पढ़ा था, कार्बोनेट के बाद में फेल्सपार वर्ग पढ़ा था, फेल्सपार वर्ग के बाद में हमने 5वां माइका वर्ग पढ़ा था, माइका वर्ग के बाद में छठा हमने एपेटाइट वर्ग पढ़ा था, और एपेटाइट वर्ग के बाद में 7वां जो था वो हमने हॉर्न ब्लेंड वर्ग पढ़ा था। क्लियर? तो ये 7 हमने प्रकार इसके पढ़ लिए हैं। अब इसके बाद में ये तो खनिजों के प्रकार हो गए। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है चट्टानों का अपक्षय। चट्टानों का अपक्षय। क्लियर? तो चट्टानों का अपक्षय जो है वो क्या है, पहले तो हमें ये बताना चाहिए कि अपक्षय कहते किसको है। ठीक है, इंग्लिश में अपक्षय का मतलब होता है डीकंपोजिशन, मतलब उसका कोई बड़ी चट्टान है उसका टूट के छोटे छोटे भागों के अंदर खत्म हो जाना, उसको हम अपक्षय बोलते हैं। ठीक है, तो अपक्षय जो है वो वह क्रिया है जिसके फलस्वरूप मृदा के पैतृक पदार्थों का निर्माण होता है, यानी कि जो चट्टानें हैं वो टूटती हैं और वो मृदा में बदलती हैं और उनका जो है उनके पैतृक पदार्थ जो है उनका निर्माण होता है। ठीक है, तो ये तो हुआ चट्टानों का अपक्षय। ये इसकी डेफिनेशन होगी कि वह प्रक्रिया जिसके अंदर मृदा के पैतृक पदार्थों का, मृदा के पैतृक पदार्थ क्या है, छोटे छोटे कण हैं, ह्यूमस है, खनिज है, तो उनका निर्माण कहाँ से होगा, चट्टानों से होगा। दैट मींस कि चट्टानों का अपक्षय जो है वो मृदा का निर्माण की प्रक्रिया होती है। अब अपक्षय जो है वो 3 प्रकार से हो सकता है। ठीक है, वो प्रकार कौन से हैं? तो पहला है भौतिक अपक्षय। ठीक, भौतिक अपक्षय। दूसरा होगा रासायनिक अपक्षय। रासायनिक अपक्षय। और तीसरा जो होगा वो होगा जैविक अपक्षय। जैविक अपक्षय। ठीक, अब तीनों के नाम से पता लग रहा है कि जो भौतिक अपक्षय होगा वो क्या होगा, भौतिक रूप से होगा, यानी कि इस अपक्षय के लिए भौतिक कारक जो है वो जिम्मेदार होंगे। भौतिक कारकों के अंदर आ गया ताप, दाब, जल, वायुमंडल, ठीक है, स्थलाकृतियां, ठीक, बर्फ और बाकी जो भौतिक कारक हैं वो आ जाएंगे इसके अंदर। रासायनिक अपक्षय के अंदर क्या होगा कि चट्टानों का अपक्षय तो होगा लेकिन वो रासायनिक रूप से होगा। जैसे कि भौतिक अपक्षय के अंदर क्या होता है कि चट्टानों का रासायनिक संगठन जो है वो बदलता नहीं है, वो वही रहता है। लेकिन अगर रासायनिक अपक्षय की बात करें तो चट्टानें जो है उनका रासायनिक संगठन जो है वो बदल जाता है, रासायनिक रूप से वो चेंज हो जाती हैं। और जैविक अपक्षय जो है इसका मतलब सीधा सा ये है कि चट्टानों के अपक्षय के अंदर, यानी कि चट्टानों के डीकंपोजिशन के अंदर जो मुख्य भूमिका होती है वो किसकी होती है, सूक्ष्म जीवों की होती है। तो इस प्रकार से ये 3 प्रकार के अपक्षय जो है जो हमने चट्टानों के इसमें अपक्षय में हमने पढ़ने हैं। ठीक है, अब यहां पर हम भौतिक अपक्षय की बात कर लेते हैं कि भौतिक अपक्षय जो है वो कैसे होता है। भौतिक अपक्षय, ठीक, भौतिक अपक्षय का मतलब ये है कि इसके अंदर भौतिक शक्तियों के द्वारा या भौतिक पदार्थों के द्वारा या भौतिक जो है वो इसके अंदर एनर्जी के द्वारा जो चट्टानें हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में बदलती हैं
और छोटे छोटे टुकड़ों में बदलकर वो विघटित हो जाती हैं, ठीक है, इसको हम भौतिक अपक्षय कहते हैं। इस अपक्षय के अंदर पदार्थ जो है या चट्टान जो है उसका रासायनिक संगठन जो है वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो अब वो भौतिक कारक कौन कौन से हैं वो आपको ध्यान रखना है। भौतिक कारक, वो भौतिक कारक जिनकी वजह से भौतिक अपक्षय होता है कौन कौन से हैं? पहला देखो, तापक्रम, ठीक है। तापक्रम का मतलब ये है कि ताप जब बढ़ेगा तो चट्टानें जो है बढ़े हुए ताप के कारण चट्टानों के जो अणु हैं, जो उनके परमाणु हैं, उनके बीच में जो बंध हैं वो टूटते हैं और चट्टानें जो है वो अपक्षयित हो जाती हैं। तो ताप बढ़ने की वजह से ऐसा होता है। दूसरा कारक जो है वो इसमें जल आ जाएगा। जल जो है वो भी भौतिक अपक्षय के लिए उत्तरदायी है। चट्टानों को वो तोड़कर और उनमें उनको सूक्ष्म रूप में बदल देता है। फिर इसके बाद में तीसरा जो इसके अंदर कारक आता है वो है बर्फ। बर्फ, ठीक है। तो बर्फ का मतलब ये हुआ कि जैसे ये कोई चट्टान है, मान लिया ये कोई चट्टान है, इस चट्टान के अंदर यहाँ पे अगर बर्फ का कोई टुकड़ा इस प्रकार से निर्मित होता है तो वो इस चट्टान के दोनों भागों को क्या कर देगा? दूर दूर कर देगा, मतलब चट्टान को क्या कर देगा? छोटे भागों में तोड़ देगा। तो ये भी इसका प्रकार हो गया बर्फ। बर्फ जो है वो भी एक कारक हो गया। चौथा कारक जो है वो है हिमजल, ठीक है। हिमजल जो है वो भी भौतिक अपक्षय का कारक है। जिस प्रकार बहुत ज्यादा जहाँ पे बर्फ जमी रहती है तो बर्फ जो है क्योंकि वहां बहुत ही ठोस रूप में होती है वो चट्टानों को तोड़ देती है, चट्टानों को अपक्षयित कर देती है। इसके अलावा पांचवा वायु या हवा। हवा जो है वो भी एक भौतिक कारक है जो कि चट्टानों को अपक्षयित करता है। और लास्ट आ जाएगा इसमें आकाशीय बिजली। आकाशीय बिजली जो है उसका कड़कना, आकाशीय बिजली का कड़कना, ये आकाशीय बिजली जब कड़कती है तो भी वो चट्टानों को अपक्षयित कर देती है। तो ये भौतिक कारक हैं जो कि सीधा प्रत्यक्ष रूप से किसी भी चट्टान पर असर डालते हैं और उसका अपघटन कर देते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि इस प्रकरण के अंदर ये जितने भी कारक हैं ये किसी भी चट्टान के रासायनिक संगठन के अंदर कोई भी बदलाव नहीं लाते हैं, ठीक है। तो ये हमने आज चट्टानों के अपक्षय के बारे में पढ़ लिया और हमने खनिजों के प्रकार के बारे में पढ़ लिया आज। तो बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें रासायनिक अपक्षय और जैविक अपक्षय जो है वो हम नेक्स्ट